गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार बीबी सर यूके चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से सफलता प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं गढ़वाल का पवार वंश। ये छठा एपिसोड होगा। इससे पहले आप फतेहपति साहब मेरे साथ पढ़ रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। तो लेट्स वी स्टार्ट उपेंद्र शाह। ठीक, उपेंद्र शाह के बारे में देखिएगा जानकारी कहाँ से मिलती है। इसके बारे में जानकारी हमें दोस्तों टिहरी राज अभिलेखागार से जानकारी मिलती है। दोस्तों कहाँ से जानकारी मिलती है? टिहरी राज अभिलेखागार से। ओके दोस्तों, और आपको ये बात भी बताना है कि ये इन्होंने मात्र 10 से लेकर के 11 मंथ इन्होंने शासन किया और इनकी मृत्यु बग्वाल मेले के दिन हुई थी। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी ने ये वाला क्वेश्चन बनाया है कि बग्वाल मेले के दिन किस शासक की मृत्यु हुई थी। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट शासक दिलीप शाह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पंवार वंश में जो 60 शासक हुए हैं दोस्तों, उन 60 शासकों में से ये सबसे कम मतलब अल्प समय के लिए शासक बनने वाला एकमात्र ऐसा शासक हुआ है जो 1 से 2 माह के बीच राजा बना था बस। ठीक है दोस्तों, सबसे कम समय के लिए। अब आप नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे प्रदीप शाह। अब सबसे पहला काम हमारा होता है कि क्या प्रदीप शाह अल्प आयु में बना था या दीर्घ आयु में। ये दोस्तों एक अल्प आयु में ही ये क्या बना था, शासक बना था। तो उस टाइम पीरियड पर इनका जो संरक्षिका बनी थी उनका नाम है कनकदेई, जिया कनकदेई, जिया कनकदेई। ठीक है, ये क्या बनी थी, संरक्षिका। अब इसके बाद हमारा दूसरा काम होता है दोस्तों समकालीन। कौन? समकालीन। क्या कोई चंदवंश समकालीन था? हाँ दोस्तों, चंदवंश का जो राजा हुआ करता था उन दिनों कल्याण चंद चतुर्थ था दोस्तों। कौन? कल्याण चंद चतुर्थ क्या था, इनके जो क्या थे, समकालीन थे। ठीक है, अब मैं आपको मुगल भी बता रहा था अभी तक, लेकिन अब उत्तर मुगल काल में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट शासक नहीं है जो आप प्रदीप शाह के समकालीन पढ़ेंगे। ठीक, तो आप कल्याण चंद से ही काम चला लीजिएगा यहाँ पे। अब प्रदीप शाह का जो सभा कवि था दोस्तों वो था मेधाकर शर्मा। कौन? मेधाकर शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रदीप शाह का जो सभा कवि था वो कौन था? मेधाकर शर्मा जी। ठीक है, मेधाकर शर्मा जी ने रामोदय प्रदीप काव्य की रचना की है। किसकी रचना की है? रामोदय काव्य की रचना की है। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये प्रदीप काव्य का एक मंत्री था जिनका नाम चंद्रमणि। इन्होंने देहरादून में एक मंदिर का निर्माण किया था, इतना आपको याद रखना है। फिर आगे जाएंगे आप, दूनागिरी का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, दूनागिरी का युद्ध आप लगाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुआ था? ये सिर्फ डेट आपको याद रखना है, 1773 में आपको ये डेट मिलेगा, दूनागिरी का युद्ध। अब देखिएगा ये युद्ध किस किस के बीच होता है। एक तो रुहिल सेना, ठीक है, एंड कुमाऊं, कुमाऊं के चंद एंड गढ़वाल सेना। इस टाइम पीरियड पर कुमाऊं और गढ़वाल सेना संयुक्त रूप से एक साथ हुए थे और रुहिलों के विरुद्ध लड़े थे, लेकिन ये बेचारे हार गए थे। बदले में कल्याण चंद को 3 लाख रुपए देने पड़े, संधि कहते हैं। ठीक है, और प्रदीप शाह ने देहरादून में सिख गुरुद्वारा निर्माण के लिए दोस्तों, अब जो आपका देहरादून में ना है, इससे पहले फतेहपति शाह ने तो 3 गांव दिए थे दान में, लेकिन प्रदीप शाह ने दोस्तों 4 गांव दान दिए। और किसको दिए? ये सिख गुरुद्वारा निर्माण के लिए 4 गांव दान किए। पहला है धाम वाला, दूसरा है मियाँ वाला, तीसरा है भूत वाला और चौथा है पंडितवारी। ठीक है, पहला है धाम वाला, दूसरा है मियाँ वाला, तीसरा है भूत वाला और चौथा है पंडितवारी। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, अब आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि प्रदीप शाह के काल का हमें एक क्या मिला है, एक सिक्का मिला है। क्या मिला है दोस्तों? एक सिक्का मिला है जिसे वर्तमान में लखनऊ संग्रहालय में रखा गया है। जिसे कहाँ रखा गया? तो दोस्तों लखनऊ संग्रहालय में रखा गया है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है एडिशनल के तौर पर। ठीक है, अब आप यहाँ से नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे ललित शाह।
ये ललित शाह भी इम्पोर्टेंट है। क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका पुत्र होता है प्रद्युम्न शाह। इसका कौन कौन पुत्र होता है? एक प्रद्युम्न शाह दोस्तों, जो कुमाऊं के चंद बोले तो अल्मोड़ा में क्या करता है? शासक बनता है चंदवंश में, ठीक है। और अल्मोड़ा से राजा वो निरंतर क्या करता है? यहाँ से शासन करता है। तो इसके समय पे, ललित शाह के समय पे सिक्कों ने 2 बार दून में आक्रमण किया, एक बार सन 1775 में और एक बार सन 1778 में। तो किस शासक के समय पर सिक्कों ने देहरादून में 2 बार आक्रमण किया था? ललित शाह के समय पर एक बार 1775, ठीक है, और एक बार सन 1778 में दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इसके समय पे एक युद्ध हुआ था, बगवाली पोखर का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? बगवाली पोखर का युद्ध। अब बगवाली पोखर का युद्ध कब और किस किस के बीच होता है? जो ये युद्ध होता है दोस्तों, कुमाऊं में चंदवंश एंड गढ़वाल के पंवार वंश के बीच होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है आपका 1777 में और सन 1789 में 79 में। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है। बगवाली पोखर का युद्ध कब कब हुआ था दोस्तों? 2 टाइम पे हुआ था, एक तो सन 1777 और एक आपका 1779 में। और किन किन के बीच? चंदवंश और पंवार वंश के बीच, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आपको याद रखना है कि इसके बाद थोड़ा सा आप चंदवंश के बारे में यहाँ पर एडिशन जानकारी दी गई है कि जो आपका हर्षदेव जोशी था ना, जोशी जी की मदद से ये ललित शाह सफल हुआ कुमाऊं में राज करने के लिए। प्रद्युम्न शाह को यहाँ का शासक बनाता है और ये उसके बाद ललित शाह कहाँ चले जाते हैं तो दोस्तों? गढ़वाल वापस चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? गढ़वाल वापस चले जाते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक। अब आपको क्या याद रखना है? ललित शाह के पुत्र। अब देखिए ललित शाह के टोटल दोस्तों 4 पुत्र थे, ठीक है। पहला जो पुत्र था जयकृत शाह, दूसरा प्रद्युम्न शाह, तीसरा पराक्रम शाह और चौथा प्रीतम शाह, ठीक है दोस्तों। जयकृत, प्रद्युम्न, पराक्रम और प्रीतम। अब एग्जाम पे कई बार सवाल पूछा गया दोस्तों, ये चारों शासक किससे चित्रकला सीखने के लिए टिहरी गढ़वाल जाया करते थे? अब ये देखिए, ये सब मोलाराम से टिहरी से श्रीनगर पौड़ी जाया करते थे। क्या सीखने? चित्रकला सीखने दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर याद रखना है प्रद्युम्न शाह। क्या प्रद्युम्न शाह चित्रकला सीखने के लिए जाता था? हाँ दोस्तों, प्रद्युम्न शाह चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाया करता था। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। और जो इनको चित्रकला सिखाता था उनका नाम है मोलाराम। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकला है इनके। इसके बाद में जब चित्रकला का टॉपिक पढ़ाऊंगा जब भी, तो वहां पर मोलाराम के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा मैं अच्छे से, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे। इसके बाद 54वें नंबर शासक होता है जयकृत शाह। जयकृत शाह भी अल्पायु में ही शासक बनता है, इसलिए इनकी संरक्षी का नाम है क्यूंठली। क्यूंठली, कनकदेई आपको याद रखना है, कनकदेई प्रदीप शाह और क्यूंठली जयकृत शाह, ठीक है। इसके समय पे दोस्तों आपका श्रीनगर के समीप कपरौली का युद्ध हुआ था दोस्तों। कौन सा युद्ध हुआ था? कपरौली का युद्ध। अब कपरौली का युद्ध कब होता है? 1785 में दोस्तों। कब होता है? 1785 में कपरौली का युद्ध होता है। जयकृत शाह और सिरमौर शाह, सिरमौर बोले तो हिमाचल प्रदेश का शासक था नरेश जगत प्रकाश। कौन? नरेश जगत प्रकाश और जयकृत शाह गढ़वाल के ने, इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है, ठीक है। इस समय पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है, जोशियानी कांड। पूछा गया सवाल है कि जोशियानी कांड किसके समय पे हुआ था? ये जयकृत शाह के समय पर 1785 में ये घटना घटित होती है, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं बोल, ठीक है दोस्तों। अब इसी के समय पे फिर हर्षदेव जोशी ने फिर गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ये एक एडिशन जानकारी है। अब टॉप हेडिंग डालेंगे दोस्तों, प्रद्युम्न शाह बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। ये कौन? प्रद्युम्न शाह। सबसे पहले तो आपको याद रखना है प्रद्युम्न शाह 54वें नंबर का राजा होता है दोस्तों। कितने नंबर का? 54वें नंबर का राजा, ठीक। इनका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है 86 से 1804 तक दोस्तों। कहाँ तक? 1804 तक, ठीक। अब इस कहा जाता है कि प्रद्युम्न शाह ऐसा शासक हुआ है जिसे गढ़वाल और कुमाऊं के जनताओं ने क्या किया? इसका स्वागत किया। मतलब दोनों प्रजाओं ने इसका क्या किया दोस्तों? राजा बनाने में मदद किया, ठीक। तो ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किस शासक
यह कौन सा गढ़वाल का शासक हुआ है जिसका स्वागत दोनों राज्यों के राजाओं ने क्या किया, दोनों राजाओं के प्रजाओं ने स्वागत किया, तो वो प्रद्युम्न शाह हुआ है। ठीक, और मोलाराम ने इसके समय पे एक संग्राम लिखी है जिसका नाम है गढ़ गीता संग्राम रचना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गढ़ गीता संग्राम गणिका, क्योंकि सवाल पूछा गया गणिका किसकी रचना है। नाटक में इन्होंने पराक्रम शाह की काली करतूतों का पर्दाफाश किया है। अब ये पर्दाफाश क्यों किया है, क्योंकि पराक्रम शाह थोड़ी देर में हर्षदेव जोशी का साथ देगा, वही हर्षदेव जोशी जिन्होंने गढ़वाल पे गोरखाओं को आमंत्रित किया आक्रमण के लिए। ठीक है, तो अब पालीग्राम का युद्ध होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पालीग्राम का युद्ध। पालीग्राम का युद्ध दोस्तों हर्षदेव जोशी एवं मोहनचंद एंड मोहनलाल के बीच होता है। जो ये लाल सिंह था ये मोहनचंद का क्या था भाई, चचेरा भाई था। ठीक है, और हर्षदेव जोशी का साथ किसने दिया, पराक्रम शाह, इसीलिए मोलाराम ने इसको देशद्रोह कहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपको याद रखना है हर्षदेव जोशी ने इस पर दोबारा आक्रमण किया, फिर वो आपका शिवचंद को बिठाता है। ये घटना आपका चंदूवंश से संबंधित है, आप वहां पर अच्छे से डिटेल से आप इसको क्या करिएगा, चंदों में जाइएगा और उसको अच्छे से रिकॉल करिएगा। ठीक, हवालाबाग का युद्ध बताया मैंने, गोरखा एवं महेंद्र चंद के बीच। अब आपको बताता हूँ यहीं पर एक पॉइंट, गोरखाओं ने, ठीक है, इसी समय किस समय, प्रद्युम्न शाह के समय पे गढ़वाल पर आक्रमण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कब किया, 1791 में सबसे पहला आक्रमण किया, लेकिन ये बेचारे इस टाइम पर क्या हो गए, असफल हो गए। ठीक है, और ऐसा किसके कहने पर किया गोरखाओं ने, ऐसा आपका हर्षदेव ने कहा कि गढ़वाल पर आक्रमण करिए। ठीक, फिर आपका लंगूरगढ़ का युद्ध होता है। लंगूरगढ़ का युद्ध दोस्तों आपका गढ़वाल और गोरखाओं के बीच होता है। अब यहाँ जब लंगूरगढ़ का युद्ध होता है कुछ क्षेत्रों में गोरखा विजय हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन विजय होने के फलस्वरूप उनको वापस जाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वापस इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि चीनी सरकार ने, किसने, चीनी सरकार ने गोरखा बोले तो नेपाल पर क्या किया होता है, आक्रमण कर लिए होते हैं। ठीक है, तो इनको 1792 में नेपाल सरकार और गढ़वालों के बीच क्या होता है, एक संधि होता है। ठीक है दोस्तों, जिसे लंगूरगढ़ की संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि 1795 में आपका एक क्या होता है, एक भयंकर अकाल पड़ता है गढ़वाल में, जिसे, ठीक है दोस्तों, जिसे 51वीं और 52वीं कहते हैं। 51वीं 52वीं क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके समय पे आपका क्या चल रहा होता है, 51वीं और 52वीं संवत चल रहा होता है, इसलिए 51वीं 52वीं